कल की क्लास वाइंड अप करने से पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो सबसे पहले उसके आंसर के बारे में हम जानेंगे। और हमने कहा था कि कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर देना है, बट किसी ने आंसर इसका दिया नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका था, संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में लोक प्रशासन विषय कब से प्रारंभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर किसी ने भी ट्राई नहीं किया आंसर देने के लिए। और आपकी हर क्लास के शुरुआत में एक क्वेश्चन होता है और लास्ट में होता है, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस होते हैं। तो आप इन पे थोड़ा फोकस करें और इनके एक अलग नोट्स बना करके इन सारे क्वेश्चन को लिखें, जो फर्स्ट में देती हूँ और लास्ट में देती हूँ। 2-3 क्वेश्चन ही रखती हूँ मैं, तो इनको थोड़ा सा आप नोट डाउन करें। इसका आंसर क्या होगा कि संघ लोक सेवा की जो परीक्षाएं थी उसमें लोक प्रशासन विषय जो है 1987 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1987 से प्रारंभ हुआ था। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लोक प्रशासन पर ही क्लास हो रही है और आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? जैसा कि हमारे क्लास का रूल है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन फेस करना होता है। यदि कमेंट आप दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसका आंसर वीडियो में मिल जाता है, आगे क्लास में मिलेगा। क्वेश्चन आज का है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1951 में होती है, या 1952 में हुई थी, या 1953 में हुई थी, या 1954 में हुई थी? तो जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करें। अब हम चल पड़ते हैं अपनी क्लास की ओर और आपको इसका आंसर आगे वीडियो में मिल जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोल पाथ। आज अगेन हम लोक प्रशासन पर क्लास लेने वाले हैं और क्लास में हमारा पूरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, यानी कि आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ हो जाए, उस पर हमारा फोकस होगा। और इसके रिटन नोट्स आपको, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। बट आपको नोट्स तभी बेनिफिट देंगे जबकि आप हमारी क्लासेस को पूरी शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। यानी कि नोट्स को समझने के लिए पहले उसके जो छोटे छोटे से माइनर उसमें डिफरेंसेस होते हैं फैक्ट्स के बीच में, और जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, हिस्ट्री होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हम बातें करते हैं, जो हम डिस्कशन करते हैं, वो सभी जब आप समझ लेंगे तभी वो नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और नोट्स तो आपको प्रोवाइड ही हो जाएंगे, तो लिखने की आपको टेंशन नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उसके डेप्थ में उतरने की कोशिश कीजिए। जितना आप कॉन्सेप्ट के डेप्थ में उतरेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पकड़ होने से क्वेश्चन चाहे जैसे भी दे दे, कॉन्सेप्चुअल दे दे, फैक्चुअल दे दे, आप सही आंसर कर पाते हैं। तो आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से सर्च करेंगे, @ नहीं लगाएंगे, ओनली पोलपाथ सर्च करेंगे और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारी जो PDF क्लास की होती हैं वो मिल जाएंगी, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैं वहीं पर अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से अवेल कर पाएंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं कोर्स वीडियोस की, लोक प्रशासन की जो क्लास चल रही उसकी भी, और प्रैक्टिस की, मैराथन एंड NCERT की प्रैक्टिस सभी हैं, आप अवेल कीजिए। अगर आपने सारी प्लेलिस्ट देख ली तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप TGT PG तो ऐसे हंसते हंसते निकाल देंगे। इतना अच्छा कंटेंट वहाँ पर, इतनी अच्छी प्लेलिस्ट लगा रखी है क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और फुल डिटेल में समझा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, और जिस टॉपिक पे पकड़ नहीं है उस टॉपिक पे पकड़ बनाइए अपनी। तो ये सारी बातें हो गई, चलिए आज हम बढ़ते हैं अब अपनी क्लास की ओर। आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि 7 PM प्रैक्टिस होती है, 7 PM प्रैक्टिस होती है, उसमें लाइव जुड़ करके आंसर दीजिए और आप अपना लेवल पता कीजिए, कहाँ पर आप हैं और कहाँ के आपके साथी हैं जो आपके साथ compete कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं। तो अपना लेवल और प्लस वहाँ टाइम मैनेजमेंट और जो है नॉलेज का लेवल दोनों आप जो है वहाँ पर गेस कर सकते हैं। तो 7 PM आप जुड़िए हमारे साथ और वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखेंगे, तो हमने कल जो है कितने चरण तक पढ़ लिया था? विकास के चरण 3 चरण हमने कवर कर लिए थे।
लोक प्रशासन के विकास के चरणों के बारे में हम पढ़ रहे थे और 3 चरण हमने पहला, दूसरा एवं तीसरा ये हमने जो है कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अपना चौथा चरण। यदि हम पहले चरण की बात करें तो 1887 से 1926 तक पहला चरण होता है। वुड्रो विल्सन की बुक इसी चरण में आती है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसी चरण में आती है और द्वैत सिद्धांत इन्होंने दिया। किसने? वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, लेकिन जब बात आ जाए अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक की तो यहाँ पर फ्रैंक जे गुडनाउ हो जाएंगे। ठीक है, पहले चरण में हमने जिस बातें आपको बताई थी कि 3 प्रमुख बातें थी। कौन सी? पहली तो लोक प्रशासन विषय का जन्म होता है, दूसरा प्रशासन के कानूनी प्रकृति पर बल दिया जाता है, तीसरा राजनीतिक प्रशासन का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया। फिर हम दूसरे चरण की बात हमने की थी, यानी कि डिस्कशन उस पर किया था। दूसरा चरण 1927 से 1937 के बीच में होता है। इस काल को लोक प्रशासन का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इस काल के अंतर्गत लोक प्रशासन में विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण हुआ था। इस चरण में विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है। इसमें अनेक सिद्धांतों पर जो है बल दिया जाता है, क्योंकि ये सिद्धांतों का काल इसे कहा जाता है, तो इसमें जो है अनेक सिद्धांतों पर बल दिया गया। ठीक है, फिर हमने तीसरे चरण की बात की थी और तीसरा चरण कब से कब तक होता है तो 1938 से 1947 के बीच में तीसरा चरण होता है। इस चरण में प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली। चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक जो आती है, ये जो हर्बर्ट साइमन महोदय हैं, इनकी पुस्तक आती है। कौन सी पुस्तक है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है और इन्होंने जो है इस पुस्तक में प्रशासनिक सिद्धांतों का जमकर उपहास उड़ाया और जो है इस टॉपिक पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसने? हर्बर्ट साइमन महोदय ने, और उसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी लिया, यानी कि नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तीसरे चरण की बात करें तो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण पर सोपान बनाम नियंत्रण, आदेश की एकता जैसे सिद्धांतों का यहाँ पर क्या किया गया? उपहास किया गया। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर सिद्धांतों का उपहास किया गया। हर्बर्ट साइमन ने सिद्धांतों का उपहास किया था। ठीक है, इसी दौरान यानी कि तीसरे चरण में ही एल्टन मेयो ने मानवीय सिद्धांत का विकास किया और इस सिद्धांत में नैतिक व मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया ताकि सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाया जा सके। तो आज हम बात करेंगे चतुर्थ चरण की, और चतुर्थ चरण आपका कब से कब तक होता है तो 1948 से 1970 के बीच में ये चरण माना जाता है। 1948 से 1970 के बीच में ये चरण माना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसे लोक प्रशासन के पहचान के संकट का काल माना जाता है। यहाँ लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। यहाँ लोक प्रशासन के वैज्ञानिक एवं सार्वभौमिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई, जिससे लोक प्रशासन के अस्तित्व पर ही संकट आ गया और लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र की ओर चला गया। ठीक है, लोक प्रशासन किस तरह? राजनीति शास्त्र की ओर चला गया। इसे राजनीति प्रशासन एकीकरण चरण कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्या है इसके अस्तित्व पर ही ये इसके जो स्वतंत्र विषय के एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो इसका अस्तित्व था उस पर ही जो है एक प्रकार से सवाल उठने लग गए और ये राजनीति शास्त्र की ओर बढ़ गया। ठीक है, इस चरण में इसे राजनीति प्रशासन की एकीकरण चरण कहा जाता है, यानी कि राजनीति और प्रशासन का एकीकरण, राजनीति और लोक प्रशासन के एकीकरण के चरण के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ यह कहा जाने लगा कि लोक प्रशासन का महत्व तब तक अधिक था जब तक कि राजनीतिक शास्त्र का अंग था। मतलब ऐसे इस पे सवाल उठने लगे, ऐसी बातें चर्चाएं होने लगी कि भाई लोक प्रशासन का तो महत्व तभी था जब ये राजनीतिक शास्त्र के साथ था, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का एक अंग था, तभी तक इसका महत्व जाता था। अब तो इसमें गिरावट आ गई है राजनीतिक शास्त्र से अलग होने पर, इसलिए जो है इसको फिर राजनीतिक शास्त्र की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, पाँचवें चरण की बात हम करेंगे तो पाँचवें चरण जो है 1971 से 1990 के बीच में होता है। 1971 से 1990 इसके बीच में जो है पाँचवें चरण का दौरान ड्यूरेशन चलता है और इस चरण में यानी कि पाँचवें चरण में लोक प्रशासन के अंतर्विषयक उपागम का जन्म हुआ। ठीक है, अंतर्विषयक उपागम क्या होता है? इसमें जो है कई सारे सब्जेक्ट का सहारा लेकर के कोई चीज़ की नॉलेज को इकट्ठा करना या कोई चीज़ किसी चीज़ पर काम करना, यानी कि विषय को एक
विषय तक सीमित ना रख करके कई विषयों में उसको जो है कई विषयों से सहारा लेकर के अपने जो निष्कर्ष हैं, अध्ययन है, जो भी समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना। तो इसे अंतर विषयक बोलते हैं, जहाँ पर एक विषय नहीं कई विषयों का सहारा लेकर के कोई काम किया जाए, कोई अध्ययन किया जाए, कोई निष्कर्ष निकाला जाए, किसी समस्या का हल ढूंढा जाए। तो इसे अंतर विषयक उपागम इसे कहते हैं। और इस चरण में यानी कि 5वें चरण में अंतर विषयक उपागम का जन्म हुआ। इस चरण में लोक प्रशासन को समझने के लिए राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषयों का सहारा लिया गया। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन अस्तित्व में आया और इसके साथ साथ कौन कौन से आए? नवीन लोक प्रशासन आता है और विकास प्रशासन का भी जन्म हुआ। ये जो नवीन तुलनात्मक लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन तथा विकास प्रशासन, इनका हम आगे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम चरणों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस चरण में क्या हुआ वो हम देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पुटअप होते हैं कि किस चरण में क्या चीज़ें हुई, किस चरण में कौन सी पुस्तक आई है, तो किस चरण में क्या मेन बात रही है, क्या खास पॉइंट रहे हैं, बिंदु रहे हैं, इन सब बातों में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके 5वें चरण की बात। और जब इन सब प्रशासनों का 5वें चरण में तुलनात्मक लोक प्रशासन आता है, नवीन लोक प्रशासन आता है, विकास प्रशासन का जन्म हो जाता है। अब जो है ये लोक प्रशासन क्या हो जाता है? स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो जाता है। अब क्या होता है कि लोकतंत्र स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो जाता है, जो कि पहले इसके स्वतंत्र विषय के रूप में क्या एक प्रश्न चिन्ह लग गया था, एक ग्रहण लग गया था कि नहीं, इसका जो है अलग होने पर इसमें गिरावट आई है, तो वो चीज़ अब नहीं है। अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये स्थापित हो जाता है। कहाँ पर? 5वें चरण में। तो देखिए चतुर्थ चरण में इसके एकीकरण की तरफ बढ़ता है और 5वें चरण में स्वतंत्र विषय के रूप में ये स्थापित हो जाता है। तो ये ध्यान आप रखेंगे। फिर आता है आपका छठा चरण। छठा चरण कब से कब तक होता है? तो ये 1991 से लेकर के अब तक होता है। और 1991 में क्या होता है कि सोवियत संघ का इसी चरण में यानी कि छठे चरण में ही सोवियत संघ का विघटन होता है। निजीकरण, उदारीकरण, इन सब का जो है बोलबाला हो जाता है। ठीक है, और इस दौरान बाजारीकरण का जन्म होता है। यहाँ लोक प्रशासन धीरे धीरे नियंत्रणों, नियमों, लाइसेंस आदि को कम करने का प्रयास करने लगता है। यानी कि ये जितनी औपचारिकताएं होती हैं और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, नियम कानून होते हैं, इन सबको कम करने लगता है ताकि बाजारीकरण की ओर उन्मुखीकरण किया जा सके। यानी कि इसमें जो है एक इजी प्रोसेस बनाने के लिए बाजारीकरण को जो है एक उभार देने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए क्या किया कि जो नियंत्रण, नियम, लाइसेंस वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, इन सबको जो है कम किया। लाइसेंस वगैरह का भी झमेला कम कर दिया, नियंत्रण और नियम को भी इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, यदि हम बात करें छठे चरण की, तो कुछ खास बातें हैं जिन पर इसमें बल दिया गया। तो कौन कौन सी बातें होती हैं? तो सबसे पहले तो हो जाती है कि कौन सी? प्रतिस्पर्धा एवं विकास का चयन। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा पर जो है क्या किया गया? बल दिया गया। और उदारवाद को अपनाया गया। मितव्ययता यानी कि कम खर्चे में कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ लिया जाए, वो उस पर बल दिया गया। कार्य कुशलता यानी कि एक व्यक्ति जो है एक कार्य को करेगा तो वो उस कार्य में ज़्यादा कुशल होगा, यानी कि कार्य कुशलता पर भी बल दिया गया। लोगों को स्किल्स सिखाई जाने लगी और जिस स्किल में वो माहिर थे उसी कार्य को वो करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित किया गया या करने के लिए वो कार्य दिए गए। तो ये कार्य कुशलता, जब व्यक्ति एक ही कार्य बार बार करता है तो वो कार्यकुशल हो जाता है और उसका कार्य जो है प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि जो उसका रिजल्ट आता है वो प्रभावशाली हो जाता है। तो कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता ये सारी इसकी विशेषताएं रही हैं। नौकरशाही विरोधी था ये। ठीक है, नियमों की गुणवत्ता पर बल दिया, पेशेवर जो है प्रबंध पर बल दिया और विकेंद्रीकरण अर्थात जवाबदेही वगैरह इसमें निर्धारित की गई। तो ये सब इसके कुछ खास पॉइंट हैं। अब हम देखेंगे भारत में लोक प्रशासन के विकास की बात करेंगे कि भारत में लोक प्रशासन का क्या इतिहास रहा, कब जो है कहाँ से इसका जो है लोक प्रशासन का विकास शुरू होता है और कैसे कैसे किन किन
समय से होते हुए ये गुजरता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में लोक प्रशासन का विकास यदि हम बात करें तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसी से शुरू होता है, 1959 में प्रारंभ हुआ था। तो भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक विषय के रूप में 1959 में प्रारंभ हुआ था। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक विषय के रूप में, ये अलग नहीं था उस समय, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ही एक विषय के रूप में कब शुरू किया गया था, 1959 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। यदि हम बात करें कि लोक प्रशासन में, भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर कौन थे, तो MP शर्मा थे। ठीक है, लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर MP शर्मा थे। और जो लोक प्रशासन है इसमें सबसे पहले डिप्लोमा मद्रास में किया गया। यहाँ शुरू तो हुआ था ये विश्वविद्यालय, कहाँ, ये लखनऊ में शुरू हुआ था, लेकिन ये सबसे पहले इसमें डिप्लोमा कहाँ किया गया, तो मद्रास में किया गया था। और अगर आगे हम बात करें तो जो उस्मानिया तथा पंजाब विश्वविद्यालय होते हैं, उस्मानिया तथा पंजाब विश्वविद्यालय में 1961 में पृथक लोक प्रशासन की स्थापना हुई थी यहाँ पर। और यदि आगे बात करें कि 1963 में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है 1963 में राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्ययन आरंभ हुआ। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश की, तो 1968 में सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है सागर विश्वविद्यालय, तो सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। तो कब कब हुआ है? उस्मानिया तथा पंजाब में 1961 में हुआ है, 1963 में कहाँ, राजस्थान में प्रारंभ होता है, 1968 में सागर मध्य प्रदेश में प्रारंभ होता है, और लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले यानी कि 1959 में प्रारंभ कर दिया जाता है। पहले प्रोफेसर कौन है? तो पहले प्रोफेसर MP शर्मा महोदय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में जो है ये कब सम्मिलित किया गया लोक प्रशासन एज अ सब्जेक्ट, तो ये कब किया गया? 1987 में प्रारंभ किया गया। संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में लोक प्रशासन एज अ सब्जेक्ट 1987 से प्रारंभ हुआ। जबकि यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सेवा आयोग में इसकी शुरुआत 1925 से होती है। तो उत्तर प्रदेश सेवा आयोग में कब से होती? 1925 से होती है। यहाँ पर एक फैक्ट और आप ध्यान रख लीजिए कि जो है सन 1947 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबल कॉलेज की स्थापना की गई और यहाँ पर सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब होती है, तो ये 1954 में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब और कहाँ होती है, तो दिल्ली में होती है और 1954 में होती है। और यहीं से आपका जो है आंसर निकल के आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हमने यही रखा था कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब होती है, तो 1954 में होती है। कहाँ होती है? तो ये नई दिल्ली में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है नाम है इंग्लिश में, और इसको जो है क्या बोलते हैं? IIPA शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है। IIPA का जो है स्थापना कब होती है, तो IIPA की स्थापना 1954 में होती है। फुल फॉर्म है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, यह संस्था जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, ये संस्था लोक प्रशासन के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित अनिवार्य प्रश्न को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया गया। इस जो संस्था है इसके द्वारा क्या किया गया
कि जो लोक प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न हैं, किससे रिलेटेड शोध हो गए, अनुसंधान हो गए, प्रशिक्षण हो गया, इनसे संबंधित अनिवार्य प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा में शामिल करने का इसने सुझाव दिया। ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किसके मतलब कौन सी सिफारिश, कौन सी समिति, कौन सी रिपोर्ट के आधार पर की गई, तो ये भी आप देख लें, बोरवाला रिपोर्ट और एपलवी रिपोर्ट। ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट के आधार पर इस संस्थान की स्थापना की गई, तो बोरवाला रिपोर्ट, बोरवाला रिपोर्ट ये कब आती है, तो बोरवाला रिपोर्ट आती है 1951 में। और प्लस दूसरी रिपोर्ट कौन सी जिसको आधार बनाया गया, तो एपलवी रिपोर्ट आती है। एपलवी रिपोर्ट ये कब आती है, 1953 में आती है। और इन्हीं दोनों के आधार पे क्या किया गया कि 1954 में जो है क्या स्थापित किया गया, ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की जाती है। तो मुझे लगता है, उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लिखने की आप टेंशन ना लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रिलेट कीजिए सारे फैक्ट को और मेमोराइज कीजिए। आप फैक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट लिखने से क्या होगा, आपका फिक्सेशन होगा। तो वो आप एक नोट्स बनाकर इसके फैक्ट लिखते जाइए। बाकी जो पूरे नोट्स हैं तो वो आपको दे दिए जाएंगे। जो यहाँ पर नहीं भी लिखा है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे नोट्स जो हैं फुल होंगे और आपको वहाँ पर सारा जो है मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा। तो आप लिखने की टेंशन ना लें, फैक्ट लिख लीजिए। फैक्ट लिखने से आपको क्या होगा, जो डेट वगैरह होती है उसको बार बार रिवीजन करने से फिक्सेशन होता है, प्लस लिखने से भी फिक्सेशन होता है। एक और अच्छी बात होती है कि ये चीज़ें हम बार बार भूलते हैं, तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए हमें एक शॉर्ट नोट्स, बाइट साइज नोट्स जो है हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये सब आप पक्का करना, क्लास देखते हुए ये फैक्ट वाले नोट्स आप नोट करते रहना। बाकी जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि जो सेंटेंसेस हैं, परिभाषाएं हैं, वो आपको मिलती रहेंगी, बाद में मिल जाएंगी। चलिए देखेंगे अब हम, जैसे कि हमने 5वें चरण में बात की थी कि कौन कौन सा नवीन लोक प्रशासन आ गया था, विकास प्रशासन आ गया, तुलनात्मक प्रशासन आ गया, कई सारे प्रशासन जो है उद्भव हो जाते हैं उस चरण में। तो अब हम उसी को धीरे धीरे एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे कि ये सारे प्रशासन आए और इनका क्या रोल था, तो वो सारी अभी हम जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन के बारे में, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एनपीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको एनपीए भी शॉर्ट में बोलते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये होता कब है, इसका विकास हमने जैसे पहले ही बताया था कि 5वें चरण में तुलनात्मक लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, इन सभी प्रशासनों का जन्म होता है, यानी कि इनका उद्भव होता है। ठीक है, यदि हम नवीन लोक प्रशासन की बात करें तो नवीन लोक प्रशासन से आशय क्या है, लोक प्रशासन के सिद्धांत, विचारधारा या आंदोलन से है। यानी कि जो नवीन लोक प्रशासन है इसका आशय क्या है कि इसका आशय जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत, विचारधारा या आंदोलन से है। परंपरागत सिद्धांतों या विचारों में कुछ स्थानांतरण करता है। ये जो सिद्धांत होता है, नवीन लोक प्रशासन है, ये क्या करता है कि जो परंपरागत सिद्धांत होते हैं उनके विचारों में जो है कुछ स्थानांतरण करता है, यानी कि परिवर्तन करता है, और कुछ पुराने विचारों को हटा देता है, यानी कि जो बहुत ही घिसे पिटे और जिनका कोई यूज नहीं, उनको ये हटा देता है, रिमूव कर देता है। और क्या करता है कि साथ ही साथ कुछ नए विचारों को जोड़ता है। तो नए विचार जो जोड़ता है वो कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि प्रासंगिकता और मूल्यपरकता, समानता व न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन। ये कुछ ऐसे जो विचार हैं जिनको ये नवीन लोक प्रशासन जोड़ता है। यानी कि ये क्या होता है, एक मध्यम मार्ग होता है कि कुछ तो ये पुराने विचारों को लेकर के चलता है और कुछ उसी में नए विचारों को जोड़ लेता है और एक नवीन लोक प्रशासन के रूप में ये जन्म लेता है। तो इसमें जो नए विचार जोड़े जाते हैं तो प्रासंगिकता, मूल्यपरकता, समानता व न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन, ये जो मेन बातें हैं ये जोड़ी जाती हैं। ठीक है, और एक ही मध्यम मार्ग की तरह निकल कर के आता है।
आगे हम देखेंगे कि 1960 के दशक में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का आरंभ होता है। ठीक है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का आरंभ होता है। कैसे ये नवीन प्रशासन आता है, तो उसके पीछे की थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए। ठीक है, तो 1960 के दशक में होता क्या है कि औद्योगिकरण एवं नवीनीकरण इन सब का आरंभ होता है, जिसके कारण संपन्नता तो बढ़ती है, यानी कि लोगों की आर्थिक जो आय होती है, आर्थिक उनकी स्थिति होती है वो सुदृढ़ होती है, वो तो बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है। लेकिन अनेक सामाजिक समस्याएं भी अमेरिकी समाज में विद्यमान थीं उस समय। ये समस्याएं कौन कौन सी थीं? ये समस्याएं थीं जैसे कि आर्थिक असमानता, गरीबी, गंदी बस्तियां, ये सारी समस्याएं जो है बुरी तरह से अमेरिकी समाज में घुसी हुई थीं। अमेरिकी संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना हो गई लोगों में। जब ये जो अमेरिकी संस्थाएं थीं, इनके प्रति अविश्वास की भावना लोगों में जो है घर कर गई। उसी समय क्या होता, वियतनाम का जो युद्ध होता है, युद्ध के पश्चात की जो समस्याएं आती हैं वो भी जो है लोगों में क्या करती हैं कि अविश्वास और एक प्रकार से गुस्से का कारण बनती हैं। फिर जो ये वाटर कांड में भ्रष्टाचार उजागर होना, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों में क्या है, गुस्से का कारण बनती हैं। और इन समस्याओं के प्रति लोक प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए अनेक सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन हुआ। तो ये सारी जब समस्याएं थी कहाँ पर, अमेरिकी समाज में आर्थिक असमानता थी, गरीबी थी, गंदी बस्तियाँ थीं। ठीक है, और क्या है कि अमेरिकी संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना थी लोगों के। वियतनाम के युद्ध के पश्चात जो समस्याएं थी वो भी उभर कर सब आगे आ गईं। वाटर कांड में भ्रष्टाचार जो हुआ था वो भी उजागर हो गया। जब इतनी सारी समस्याएं इस समाज में एकदम उभर कर आने लगी, तो क्या किया कि कुछ बुद्धिजीवियों ने इन समस्याओं के प्रति लोक प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए अनेक सेमिनार एवं सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं। तो उस पर हम निगाह डाल लेते हैं कि कौन कौन से जो है सेमिनार हुए अमेरिकी समाज को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि इनकी समस्याओं को, इनकी बुराइयों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि सम्मेलनों का कौन कौन से आयोजन हुआ, तो ये आयोजन सबसे पहला जो है होता है हनी प्रतिवेदन। हनी प्रतिवेदन कब होता है? 1967 में होता है। और इस हनी प्रतिवेदन में क्या किया जाता है कि इसमें लोक सेवकों की उच्च शिक्षा का प्रावधान किया जाता है, यानी कि इस हनी प्रतिवेदन का उद्देश्य था कि लोक सेवकों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। यदि लोक सेवकों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी तभी वो आगे जो है जब एक पद पर, एक पोस्ट पर बैठेंगे तो अच्छे से काम करेंगे। तो इनको उच्च शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य किसका था? हनी प्रतिवेदन का था। ये क्वेश्चन आता है कि हनी प्रतिवेदन कब आया और इसका उद्देश्य क्या था। फिर अगेन हम बात करेंगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है इसी क्रम में समस्याओं के हल के लिए। ठीक है, समस्याओं के प्रति लोक प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए क्या होता है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है। कब होता है? 1967 में ये भी होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का विकास करना था। ठीक है, जो लोक प्रशासन होते हैं, तो लोक प्रशासन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का विकास करना था, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या होने चाहिए और व्यवहार में कैसे उनको अप्लाई करना है, व्यवहार में कैसे उन्हें उतारना है। तो इन सिद्धांतों एवं व्यवहारों का विकास करना था। ठीक है, कि ये जो लोक प्रशासन के अधिकारी हैं, इनके व्यवहारों में जो है कैसे एक परिवर्तन लाया जाए, कैसे इनको जो है अच्छा बनाया जाए, इन सब बातों पे ध्यान दिया गया। किस पे? फिलाडेल्फिया सम्मेलन। कब होता है? 1967 में होता है। तो दो सम्मेलन यहाँ पर हमने देख लिए। ठीक है, दोनों जो है लोक प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए, किसके प्रति? जो समस्याएं थी समाज में उसके प्रति दो सम्मेलन हुए। फिर अगर हम तीसरे की बात करें जो मेन सम्मेलन है, तो फिर आता है मिन्नो ग्रुप प्रथम सम्मेलन हुआ। ये कब होता है? मिन्नो ग्रुप प्रथम सम्मेलन। तो इसकी डेट थी 19, यहाँ पर लिख लेते हैं, 1968 में होता है ये। ठीक है, मिन्नो ग्रुप या मिन्नो होगा। तो मिन्नो ग्रुप प्रथम सम्मेलन जो है 1968 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ड्वाइट वॉल्डो थे। ठीक है, ये ड्वाइट होगा, ड्वाइट वॉल्डो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसी सम्मेलन के द्वारा 9 लोक प्रशासन की व्यवस्थित विकास हुआ था।
तो ये जो नवीन लोक प्रशासन है, तो इसका अगर हम बात करें कि नवीन लोक प्रशासन का जो है व्यवस्थित विकास कब हुआ था, तो इसी सम्मेलन के द्वारा हुआ था, मिन्नो ग्रुप सम्मेलन के द्वारा हुआ था। आता कब है ये मिन्नो ग्रुप प्रथम सम्मेलन? 1968 में होता है। और अध्यक्ष कौन थे? ड्वाइट वाल्डो महोदय इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे कि 1971 में फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक आती है, टू वर्ड्स। फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक आती है, कौन सी? टू वर्ड्स आती है। और आती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव। ये 3 पुस्तक जो है प्रकाशित होती हैं। कब होती हैं? 1971 में 3 पुस्तकें यहाँ पर प्रकाशित होती हैं। 1971 में कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं? एक तो होती है टू वर्ड्स होती है। दूसरा अ मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव, ये जो है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी रहती है साथ में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है तीनों बुक प्रकाशित होती है 1971 में। और फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक होती हैं ये सारी प्रकाशित होती हैं। और इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो है सामाजिक समस्याओं के बारे में इनमें काफ़ी चर्चा की जाती है, तो इनका भी काफ़ी प्रभाव रहता है। फिर 1971 में ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक भी आती है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो हमने सम्मेलनों की बात की और जिन पुस्तकों की बात की हमने अभी तक, ये नवीन लोक प्रशासन के उदय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपर्युक्त जो सम्मेलन और पुस्तकों की हमने चर्चा की, तो इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही किसमें? नवीन लोक प्रशासन के उदय में, जिसमें जो मिन्नो ग्रुप सम्मेलन था, इसका सबसे विशेष योगदान रहा। और ये एक प्रकार से जो है अमेरिकी युवा वर्ग आंदोलन था, जिसमें निम्न बातों पर बल दिया गया। कौन कौन सी बातों पर बल दिया गया? तो सबसे पहले जो है प्रासंगिकता पर बल दिया गया, नंबर 1। ठीक है, लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए उपयोगी होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया कि जो लोक प्रासंगिकता से मतलब क्या है कि उसकी कुछ उपयोगिता हो, वो संबंधित जो समस्या है उसके निदान के लिए उसमें कुछ स्पेस हो, उसमें कुछ जो है सोल्यूशन होने चाहिए। तो लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए उपयोगी होना चाहिए, ना कि पेपर अध्ययन के रूप में सीमित रहना चाहिए, यानी कि पेपर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, व्यवहारिक रूप में जो है वो उपयोगी होना चाहिए, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने में। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया, ऐसा कहा गया, और प्रासंगिकता पर जो है ध्यान दिया गया। जैसा कि परंपरा ये मानते हैं कि जो परंपरागत लोक प्रशासन में बौद्धिक चिंतन एवं मनन तक सीमित था, ऐसा जो है इसमें जो है नवीन लोक प्रशासन में नहीं होना चाहिए। ये रियलिटी पे होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे इसको काम करना चाहिए, और जो सामाजिक समस्याओं का निराकरण के लिए उपयोगी होना चाहिए। पेपर तक, मनन तक, चिंतक तक जो है सीमित नहीं रहना चाहिए, जैसा कि परंपरागत लोक प्रशासन में होता था। तो ऐसा इसका मानना है। दूसरा क्या है कि जो ये दूसरी बात जिस पे ये बल देता है, उस कहता है कि सामाजिक समानता एवं न्याय पर बल देना चाहिए, यानी कि इसे अमीर और गरीब, यानी कि जो नवीन लोक प्रशासन है, ये नवीन लोक प्रशासन की बातें हो रही हैं कि नवीन लोक प्रशासन को इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नव लोक प्रशासन की बात हो रही है, तो नव लोक प्रशासन को प्रासंगिक होना चाहिए, और इसको जो है फिर क्या करना चाहिए कि जो ये होते हैं सामाजिक समानता एवं न्याय पर जो है बल देना चाहिए, यानी कि जो नवीन लोक प्रशासन है, अमीर और गरीब के अंतर को कम करने पर बल देना चाहिए, इसको सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि गरीबों के हितों में कार्य करना चाहिए, ताकि विषमता को हर क्षेत्र से मिटाया जा सके। तो ऐसा नवीन प्रशासन होना चाहिए, ये इनका मानना है, जो इसके विचारक हैं, जो इसके समर्थक हैं। ठीक है, आगे क्या है, ये कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन को मूल्यपरक होना चाहिए। ठीक है,
मूल्यपरकता पर बल देना चाहिए। यहाँ कहा जाने लगा कि सरकार को सेवाएं प्रदान करते समय आम जनता के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जो आम जनता के मूल्य हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य जनहित है, अर्थात विशेष रूप से गरीबों का हित है। यानी कि जो सरकार है वो जनहित के लिए कार्य उसको करना चाहिए, और विशेष रूप से जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके हित में खास तौर पे काम करना चाहिए। ऐसा माना जाने लगा कि नवीन प्रशासन से ये जो है उम्मीदें रखी गई, ये इसके जो है उद्देश्य या इसके कार्य जो है समझे गए। ठीक है, अगला जो एक मेन बात पे ध्यान दिया गया तो वो ये कि सामाजिक परिवर्तन पर बल। ठीक है, इसमें ये कहा जाने लगा कि जो लोक प्रशासन है उसको सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। जहाँ परंपरागत लोक प्रशासन समाज की यथास्थिति को बनाए रखना चाहता था, यानी जैसा समाज चल रहा था रूढ़िगत पुराना जो प्रथा परंपराएं सब चल रही थी, ऊंच नीच जात पात, तो जो परंपरागत लोक प्रशासन समाज की यथास्थिति को बनाए रखना चाहता था, वहीं जो नवीन लोक प्रशासन है उसमें क्या है कि गरीबों के सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। अतः लोक प्रशासन को गरीबों को उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए तथा आर्थिक विषमता को दूर कर अमीर और गरीब के बीच की घाई को पाटा जा सके, जिससे कि इसको ऐसे काम करने चाहिए कि गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हित सुविधाएं ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि जो अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ी सी खाई बनती जा रही है उसे पाटा जा सके। तो ये कुछ जो हैं इसके नवीन लोक प्रशासन के मेन पॉइंट थे, जिस पे कि नवीन लोक प्रशासन से जो उम्मीदें की गई, यानी कि जो इसके कार्य बताए गए, ये जो कुछ मेन पॉइंट थे जिस पर हमने डिस्कस किया। नवीन लोक प्रशासन के इस विचार ने लोक प्रशासन को समाज के लिए प्रासंगिक और क्रियानिष्ठ बनाया। ठीक है, फलस्वरूप होता क्या है कि लोक प्रशासन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। तो जो लोक प्रशासन है, जब लोक प्रशासन का जन्म इस रूप में हुआ कि वो गरीबों के लिए काम करे, अमीर और गरीब के बीच में जो है आर्थिक विषमता है उसको कम करे, मूल्यपरकता जो नागरिक हैं देशवासी हैं उनकी मूल्यपरकता पर ध्यान दे, प्रासंगिक होना चाहिए इसको, यानी कि समस्याओं का निराकरण करने के लिए उपयोगी हो। जब इन सब बातों पर ध्यान दिया गया तो क्या हुआ कि जो लोक प्रशासन हुआ वो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा राजनीति शास्त्र में उत्तर व्यवहार की विचारधारा के अनुरूप है। ठीक है, जो नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा है वो राजनीति शास्त्र में उत्तर व्यवहारवाद की जो हम बात करते हैं तो उसकी विचारधारा के अनुरूप है, यानी कि परंपरागत एवं आधुनिक सिद्धांतों का समन्वय। उत्तर व्यवहारवाद में क्या देखने को मिलता है कि परंपरागत और आधुनिक सिद्धांतों का समन्वय देखने को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलती है, कहाँ पर, जो नवीन लोक प्रशासन में क्या किया हमने शुरू में इसलिए बताया, इसकी बेस बनाते हुए हमने बताया था कि यहाँ पर जो है जो पुराने परंपरागत सिद्धांतों के कुछ विचारों को स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी कि उनको हटा दिया जाता है, और कुछ पुराने विचारों को रखा जाता है जो कि प्रासंगिक होते हैं, तथा कुछ नए विचार उसमें जोड़ लिए जाते हैं। तो वही चीज़ उत्तर व्यवहारवाद में भी होती है, वहाँ पर भी परंपरागत एवं आधुनिक सिद्धांतों का समन्वय देखने को मिलता है उत्तर व्यवहारवाद में। तो उत्तर व्यवहारवाद और लोक प्रशासन है ना, ये दोनों क्या है, ये जो लोक प्रशासन की विचारधारा है ये उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा के अनुरूप है, यानी कि उसके जो है उसके समानांतर है, यानी कि उसी की तरह है, अनुरूप है यानी कि उसी की तरह है। तो ये बात हमने की आज नवीन प्रशासन की, और आगे की क्लास में, कल की क्लास में हम बात करेंगे विकास प्रशासन की, तुलनात्मक प्रशासन की। और उससे पहले आज आपका एक क्वेश्चन होगा, जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ, क्लास वाइंड अप करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाता है और क्लास शुरू करने से पहले उसका आंसर देती हूँ, और फिर आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि वीडियो के बीच में आपको उसका आंसर मिलता है। तो आपको जो है वीडियो पर प्रॉपर ध्यान देना होता है ताकि उसका आंसर आपको मिल सके, और जो मैं अभी क्वेश्चन दूंगी वो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभी तक 3-4 क्लासेस मैं दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक भी आंसर, एक भी कमेंट नहीं किया। तो आप लोग जो है आंसर उसको देख करके और क्वेश्चन क्या दिया गया है उसका आंसर देने की कोशिश करें। गलत होगा कोई बात नहीं, उसको मैं बताऊंगी तो अपने आप राइट भी हो जाएगा, बट आप कोशिश तो करें कमेंट सेक्शन में आंसर देने की। तो आज का क्वेश्चन आपका है,
क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप सभी जो है सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या है कि विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन है आपके सामने विडनर या फ्रेडरिक्स या साइमन, हर्बर्ट साइमन या फिर विलोबी। किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई सर्वप्रथम? किसकी अवधारणा? विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये आपको आंसर देना है। और आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। और आप लोग जो है सभी 7 PM प्रैक्टिस में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, ताकि आपको जो है वहाँ पर अपना नॉलेज और टाइम मैनेजमेंट दोनों के लिए आप अपना लेवल चेक कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।